हेलो एवरीवन। हम एक बड़ी ही यूनिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के अलावा भी स्टेट पीसीएस है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो यूपीएससी प्री है उसके अंदर ये कंसेप्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बहुत सी बार हमसे पूछे जाते हैं कि ये चीज़ आजकल न्यूज़ में रही है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये आजकल क्यों न्यूज़ में रहता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस की बात करें, स्पेशली एससी की, तो ये जो प्रिंसिपल्स है और जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम कोट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से मौके होते हैं जहाँ हम इन प्रिंसिपल्स को कोट कर सकते हैं, जो हमारी इन डेप्थ नॉलेज को बताता है। एग्जामिनर उससे इम्प्रेस भी होता है और जो यूँ कहे कि एक राइट टर्मिनोलॉजी मिलती है हम जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बस इसी के लिए और इस सीरीज़ में हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है राइपेरियन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इस राइपेरियन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, क्या इसके जस्टिफिकेशन है, क्यों इसको बार बार यूज़ किया जाता है, कहाँ तक ये सही है। फिर पढ़ेंगे क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्यों ये एक अल्टीमेट कंसेप्ट नहीं है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या इसके फ्लॉज हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है। राइपेरियन प्रिंसिपल को लेकर कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, जिससे राइपेरियन प्रिंसिपल रिलेटेड है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक छोटा सा और नॉर्मल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या, इसके अनुसार कि मान लो कोई रिवर बॉडी है, वाटर बॉडी है। ये वो वाटर बॉडी है मान लीजिए। तो इस वाटर बॉडी के जो सबसे नज़दीक लोग रहते हैं, सबसे नज़दीक वाले लोग होते हैं, उनका इस वाटर बॉडी के रिसोर्सेज पे ज़्यादा राइट होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदे दूर रह रहे हैं इस वाटर बॉडी पे, तो इस वाटर बॉडी के रिसोर्सेज को यूज़ करने में इनका हक होगा वो पहले होगा, इनका बाद में होगा। और ये लोग चाहे तो इनको इस वाटर बॉडी के रिसोर्सेज को यूज़ करने से रोक सकते हैं। वाटर बॉडी के रिसोर्सेज क्या होता है? सबसे बड़ा रिसोर्सेज तो वाटर खुद होता है, उसके बाद फिश है, उसकी सोइल है, और भी कुछ चीज़ें। तो वो ये कहती है। अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर के केस में क्या होता है कि ये मान लीजिए रिवर है, तो इस रिवर बैंक के जो पास होंगे ना लोग, यहाँ जो लोग होंगे, ये यहाँ इसके नज़दीक लोग होंगे, इन लोगों का ज़्यादा हक होगा, ज़्यादा राइट होगा इस रिवर के रिसोर्सेज पे, यहाँ पे जो लोग होंगे उनसे, उनके बजाय। और इसके अलावा जो लोग रिवर के अपस्ट्रीम में होते हैं उनके हक ज़्यादा होते हैं रिवर के डाउन स्ट्रीम के लोगों से ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है अगर हम इस रिवर के इस डायरेक्शन में जाते हैं तो भी जो राइट्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, और अगर हम इस तरह डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो भी राइट्स है वो कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राइट्स एंजॉय करते हैं वो यहाँ के लोग करते हैं जो अप स्ट्रीम में होते हैं, वो जो सबसे नज़दीक होते हैं रिवर के। यही राइपेरियन प्रिंसिपल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपन इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये जैसे स्ट्रीम है, और इस स्ट्रीम का सबसे पहला ये जो राइपेरियन एरिया है, इसमें जो लोग होंगे उनका इस स्ट्रीम पे या इसकी जो नदी है उसके रिसोर्सेज पे ज़्यादा हक होगा, बजाय उन लोगों के जो अपलैंड्स में रहते हैं। बस इतना सा है राइपेरियन प्रिंसिपल। अब राइपेरियन प्रिंसिपल क्या है? ये एक टर्म नहीं है, राइपेरियन प्रिंसिपल नाम नया है। हालांकि राइपेरियन प्रिंसिपल अपने आप में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। हम देख सकते हैं कि जितने भी पहले सिविलाइजेशन होते थे, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, ये सब किसी न किसी वाटर बॉडीज़ के चारों ओर होते थे। और जब भी उस वाटर बॉडीज़ में लिमिटेड पानी होता था, तो ये जो नज़दीक सिविलाइजेशन होती थी, ये दूर की जो सिविलाइजेशन है या बाहर के जो लोग हैं, उनको इस रिसोर्सेज को यूज़ करने से रोक दिया जाता था कि हम लोग हैं इसको यूज़ करेंगे, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये राइपेरियन प्रिंसिपल ही था जो एंशियंट टाइम में वर्क करता था। और उसके बाद में जो राइपेरियन प्रिंसिपल है, आज भी जो कुछ ऐसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए जैसी एडवांस कंट्रीज़ है, उसमें ये म्यूटेड फॉर्म में आज भी जो उनके लीगल सिस्टम में ये कहीं न कहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो यूएसए में कोई वाटर प्रोजेक्ट आता है, तो उस वाटर प्रोजेक्ट पे सबसे पहले उन लोगों, सबसे जो नज़दीक लोग हैं उनके इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इस वाटर प्रोजेक्ट के जो सबसे नज़दीक लोग हैं
उनके इंटरेस्ट को ये कितना बढ़ावा देता है, ये देखा ये आज भी देखा जाता है। उसके अलावा जो राइपेरियन राइट्स होते हैं, वो राइपेरियन प्रिंसिपल होता है, वो राइपेरियन राइट्स से लिंक्ड होता है। राइपेरियन राइट्स क्या होते हैं, किसी भी बंदे के उस रिवर या वाटर बॉडी पे जो राइट्स होते हैं उनको राइपेरियन राइट्स कहते हैं। राइपेरियन राइट्स होते हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स मतलब बाय बर्थ राइट होते हैं, ना आप इनको हमसे छीन सकते हैं और न ही इनको दिया जाता है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक कैसे होते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। राजस्थान में क्या होता है कि जब भी कोई रेनी सीजन होता है तो ऐसे टेम्परेरी लेक बन जाती है, टेम्परेरी लेक बन जाती है जिनको जोहड़ कहा जाता है, जिनको जोहड़ कहा जाता है राजस्थान में। अब ये टेम्परेरी लेक क्या होती है कि जिस गांव में ये लेक बनती है वो लोग इस पे अपना राइट है वो क्लेम करते हैं, और जो बाहर दूसरे गांव के लोग हैं बाहर के, उन लोगों को यहाँ से पानी लेने से रोका जाता है। दूसरे गांव के जो पशु या एनिमल्स होते हैं उनको भी यहाँ पानी पीने से और पानी यूज़ करने से रोका जाता है। अब ये ऑटोमेटिक कैसे है ये देखते हैं। ये जोहड़ इस गांव में बना, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई एक्ट या लीगल सिस्टम नहीं है जो ये बोलता है कि जिस गांव में जो जोहड़ बने वो जोहड़ उस गांव का ही होगा, उस गांव के लोग करेंगे। नहीं ऐसा एक्ट है कि ये उस गांव का नहीं होगा, ये किसी भी गांव का हो सकता है, तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। जैसे ही जिस गांव में ये जोहड़ या टेम्परेरी लेक बनी, ये टेम्परेरी लेक उस लेक है वो उस गांव की हो गई और उस गांव के लोग इसके ऊपर अपना राइट क्लेम करने लगे, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके आगे अब देखते हैं कि न्यूज़ में क्या हो रहा। न्यूज़ में अभी क्या हुआ कि एक मीटिंग हुई थी, उसमें पंजाब ने जो एक एग्रीमेंट था जिसके थ्रू रावी ब्यास का जो सरप्लस वाटर है वो सतलुज यमुना लिंक कनाल के थ्रू हरियाणा को दिया जाता था, दिया जाना था, लेकिन पंजाब ने इस राइपेरियन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए उससे बाहर हो गई है। पंजाब कहता है कि जो रावी ब्यास में सरप्लस वाटर होता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जब मानसून का टाइम होता है, तो उसके बाद में तो पानी की कमी रहती है, और ऐसे हालत में जो पानी है रावी ब्यास का वो हरियाणा को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइपेरियन प्रिंसिपल जो पहला हक बनता है उस पानी पे वो पंजाब के लोगों का है, क्योंकि वो लोग सबसे नज़दीक है रावी और ब्यास के। सबसे पहले जो ये कंसेप्ट यूज़ किया था ये पंजाब के फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल ने 2016 में कहा था। उन्होंने कहा था कि पंजाब को जस्टिस चाहिए एज पर द राइपेरियन प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं सतलुज यमुना लिंक क्या है। ये कुछ नहीं है, एक 214 किलोमीटर 214 किलोमीटर लॉन्ग एक प्रपोज कनाल है जो सतलुज को यमुना से जोड़ेगी। इसको प्लान किया गया था जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था 1966 में, तब इसको प्रपोज किया गया था, और इसके ऊपर एक इराडी कमीशन बना था 1887 में, जिसने ये बताया था कि किस स्टेट को यहाँ से कितना पानी मिलेगा, किसका कितना शेयर होगा। तो हरियाणा है इस सतलुज यमुना लिंक के थ्रू अपना वही शेयर है जो डिमांड कर रहा है कि हमें वो जो इराडी कमीशन ने कहा था उतना पानी हमें मिलना चाहिए। अब ये सतलुज यमुना लिंक देख सकते हैं, ये यहाँ से सतलुज को ये लिंक है जो यमुना से जोड़ेगी हरियाणा में। ये यहाँ भाखड़ा और नांगल डैम है, और यहाँ से सतलुज के यहाँ इस सतलुज यमुना लिंक के अलावा यहाँ से अपनी इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान की, वो भी निकलती है जो हरिके बैराज से निकलती है, और इसमें भी एक फीडर आता है जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर का, वहाँ तक आता है और वहाँ से यमुना कैनाल को पानी दिया जाता है। और अब ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल है वो प्रपोज्ड है। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल का जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों इस प्रिंसिपल को बार बार यूज़ किया जाता है, कहाँ तक ये सही है, क्यों अब तक ये वैलिड है और क्यों ये बना हुआ है, क्यों आज तक इसको अपन डिनाई नहीं कर पाए। तो पहला हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन है। हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन ये कहता है कि ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, ये एज ओल्ड प्रिंसिपल है, ये एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, आप इसको ऐसे डिनाई नहीं कर सकते, ये सदियों से चला आ रहा है, ऐसे ही नहीं चला आ रहा है, कुछ न कुछ इसके पीछे लॉजिक्स है। और दूसरा प्रिंसिपल है कि नीड्स ऑफ लोकल पीपल, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट है जो अपने लोकल पीपल की नीड है उसको अवॉइड नहीं कर सकती। अब पास के लोगों के जो इंटरेस्ट को डिनाई करके जो दूर के लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट को आप नहीं फुलफ़िल कर सकते। ऐसा ही यहाँ की पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पानी की पहले ही किल्लत है, इस हालत में हम जो पानी सरप्लस वाटर है पंजाब को नहीं दे सकते। दूसरा है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, से वही बात है कि पानी की कमी होते हुए अभी हम इनको कैसे दे सकते हैं हरियाणा को पानी। फिर है पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ सॉइल, कोई भी डेमोक्रेसी होगी उसमें वोट बैंक कहीं न कहीं एग्जिस्ट करेगा, चाहे कितनी ही आइडियल डेमोक्रेसी हो,
कितनी भी कोई भी यूटोपियन डेमोक्रेसी नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ फ्लो ज़रूर होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है हमेशा वोट बैंक को नज़र रखती है। पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है, उसका वोट बैंक हरियाणा में तो होगा नहीं, उसका वोट बैंक होगा पंजाब में, इसलिए वो पंजाब के लोगों की ही सुनेगी, उन्हीं के जो इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगी, नहीं कि हरियाणा के लोगों की। दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी की, जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब की, वो पंजाब के लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, न कि हरियाणा के लोगों के प्रति। तो ये जस्टिफिकेशन। अब ये एक अल्टीमेट या फिर ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, इसमें फ्लो नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसके साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस कहता है कि हर आदमी को उसकी बेसिक नीड्स है जो फुलफिल की जानी चाहिए, और वाटर से ज़्यादा कोई बेसिक नीड हो ही नहीं सकती। इसलिए ये नहीं सोचते हुए कि कौन आदमी कहाँ रहता है, वो रिवर से कितना दूर या नज़दीक रहता है, इस बात पे बिना ध्यान दिए हुए इन सब की जो नीड्स है वो फुलफिल की जानी चाहिए, ये कहता है नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। फिर है अनार्की। अनार्की कैसे क्रिएट कर सकता है ये? अगर हम राइपेरियन प्रिंसिपल पर चले तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात कर रहा है, कि जिसके पास जो लोग नज़दीक है वो उस रिवर को यूज़ करेंगे, बाकी लोगों को रोक दिया जाएगा। तो ये तो फिर वो हो जाएगा कि जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो इस रिवर के पास रहेगा, और जो कमज़ोर कड़ी है उसको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा राजस्थान में होता है। राजस्थान में जो जोहड़ होते हैं, जब वो सूखने लगते हैं तो जो गांव का डोमिनेटिंग ग्रुप होता है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, और जो मार्जिनलाइज ग्रुप होता है उसको यूज़ करने से वहाँ रोका जाता है। तो ये क्या, ये एक एनार्की है। तो ये प्रिंसिपल हमें एनार्की की तरफ भी लेके जा सकता है। एंटी सोशलिज्म थ्योरी है। एंटी सोशलिज्म थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर हर आदमी का इक्वल राइट है, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन राइपेरियन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सबसे नज़दीक है उनको पहले दिया जाए, और बाद वालों को बाद में, दूर है उनको बाद में दिया जाए। तो ये एंटी सोशलिज्म भी है। फिर क्या है, ब्लॉकिंग स्टोन अचीविंग एसडीजी। एसडीजी में ब्लॉकिंग स्टोन क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, वो कुछ लोगों का नहीं होता है, होगा तो सबका ही होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको तभी बोल सकते हैं जब वो सबका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कुछ लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबकी बेसिक नीड्स पूरी की जाए, उसमें वाटर सबसे पहले। ऐसा ही हम बात करेंगे अगर हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो भी हमें ये बेसिक नीड्स है वो पूरी करनी चाहिए। अगर हम हर एक आदमी के ह्यूमन राइट को इंश्योर करना चाहते हैं, उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि सबसे बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सबको प्रोवाइड करी जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी आई थी, किंग्स कॉलेज है जो लंदन में, उसके प्रोफेसर ने स्टडी की थी कराची में। तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे पानी की कमी स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो जेंडर बेस्ड वोलेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। वुमेंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो ये राइपेरियन प्रिंसिपल पे चलें तो कुछ ऐसे पॉकेट्स ज़रूर होंगे जहाँ पानी की पहुँच नहीं होगी, वो दूर होंगे उन रिसोर्सेज से, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, फिर उस एरिया की हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर ये राइपेरियन प्रिंसिपल कहीं कहीं उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। फिर है वाटर डिस्प्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो 7th शेड्यूल है, उसके अंदर क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। स्टेट सब्जेक्ट्स है, सबसे पहले स्टेट लिस्ट है, और यूनियन लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट है। तो वाटर सप्लाई, इरिगेशन और ड्रेनेज है वो आता है स्टेट लिस्ट में, और रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर और वैलीज है वो आता है कहाँ, वो आता है यूनियन लिस्ट में। कहने का मतलब है जहाँ भी इंटर स्टेट रिवर की बात आएगी तो वहाँ यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 262 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर कोई इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व करें और उसके ऊपर अपना डिसीजन दें, और इस तरह वो डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकती है। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया था 1956 में। इसके तहत क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक ट्रिब्यूनल सेटअप करेगी, और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल सेटअप भी किए हैं। कावेरी ट्रिब्यूनल है, नर्मदा ट्रिब्यूनल है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं जो पैरेलली रन कर रहे हैं, और इन ट्रिब्यूनल्स का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। हाल ही में गवर्नमेंट में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। वो इस वाटर डिस्प्यूट एक्ट है जो पुराने वाला, उसके अंदर अमेंडमेंट करता है। वो कहता है एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सेटअप की जाएगी। इसके अलावा एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है। पहले जो ट्रिब्यूनल्स होते थे वो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते थे, और वो रिवर स्पेसिफिक होते थे, हर रिवर के एक अलग ट्रिब्यूनल होता था, और एडहॉक ट्रिब्यूनल होता था जो उस मतलब अपना फैसला देने के बाद ख़त्म हो जाता था।
लेकिन अब एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाएगा जो परमानेंटली काम करेगा और 1 बाई 1 जितने भी केसेस हैं उनको देखेगा और लगातार अपना काम करता रहेगा, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज़ भी होंगे। अगर हम ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अगर हम एक अच्छे एग्जाम्पल की बात करें जो कि राइपेरियन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, एंटी राइपेरियन प्रिंसिपल मान सकते हैं, और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। इंडिया जो इंडस अपनी रिवर है उसके अपस्ट्रीम में आता है और पाकिस्तान है वो डाउन स्ट्रीम में आता है। तो अब इंडिया है वो इस राइपेरियन प्रिंसिपल से चलें तो इंडिया का पहले हक बनता है कि जो इंडस रिवर है उसके पूरे वाटर पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। उसका राइट बनता है राइपेरियन प्रिंसिपल के अनुसार। और इंडिया में ऐसी वाटर सरप्लस कंट्री भी नहीं है जहाँ पानी की बहुत दिक्कतें रहती है, तो इंडिया चाहे तो उस पूरे वाटर को यूज़ कर सकती है। लेकिन नहीं, इंडिया ने इस राइपेरियन प्रिंसिपल से हटते हुए पाकिस्तान को अपना ड्यू शेयर दिया है थ्रू द इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वर्ल्ड बैंक की मेडिसिन में हुई थी और आज भी एक सबसे सक्सेस वाटर ट्रीटी मानी जाती है। और पाकिस्तान को पूरा उसका जो है शेयर है वो उसको दिया जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।